Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 30 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse न्यूज़ एनालिसिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है ना. फर्स्ट आर्टिकल तो नहीं कहेंगे, इसे हम छोटी सी एक अपडेट कह सकते हैं, न्यूज़ कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है. आपका ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण यहाँ पे 8 लोगों की जान जा चुकी है और 32 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या है अभी इंजर्ड हैं, घायल है. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे एटलीस्ट 8 पैसेंजर्स वर किल्ड एंड 32 इंजर्ड व्हेन द पैसेंजर ट्रेन रैम्ड अनदर फ्रॉम बिहाइंड द कानाताकापल्ली स्टेशन. तो यहाँ पर क्या होता है कि 36 किलोमीटर फ्रॉम विशाखापट्टनम से यहाँ पर आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में संडे को 2 ट्रेन होती हैं, वो आपस में टकरा जाती हैं जिसके कारण यहाँ पर 8 लोगों की जान गई है और 32 लोग अभी भी क्या है यहाँ पर इंजर्ड हैं. तो यहीं पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आप इसको यहाँ पर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गया. हमने यहाँ पर डिस्कस किया था पहले भी, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. ओके, अब इस आर्टिकल को आप लिंक कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के पेज नंबर आप यहाँ पर देखेंगे. एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो इंडियन रेलवे का रेवेन्यू है उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना. रेवेन्यू में कैसी प्रॉब्लम आ रही है आप सभी को पता है कि पहले जो इंडियन रेलवे का बजट था वो अलग प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन फिर उसको हमने क्या कर दिया है, अपना जो मेन बजट होता है उसमें उसको इंक्लूड कर दिया है ना. उसमें हमने क्या कर दिया, हमारा जो मेन बजट है उसमें इंक्लूड कर दिया. हमने ये कौन से ईयर में किया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किस ईयर में इंडियन रेलवे जो बजट है उसको हमने जो मेन हमारा बजट होता है उसमें इंक्लूड कर दिया. ओके, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं, अब इस दोनों आर्टिकल को हम लिंक करेंगे. द इंडियन रेलवे हैज़ बीन ऑन स्पेंडिंग स्प्री विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली आफ्टर द गवर्नमेंट मर्ज इट्स रेल बजट विद द मेन बजट. तो यहाँ पर जो रेल बजट है उसको मेन बजट से आपका लिंक करने के बाद, मर्ज करने के बाद क्या हमें दिखाई दे रहा है कि जो इंडियन रेलवे है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेंड कर रही है. क्या कि यहाँ पर रिपोर्ट आई है 8 अगस्त 2023 को, उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है कि टोटल हमारा जो रेलवे का यहाँ पर लॉस हुआ है कितना हुआ है, 68,269 करोड़ रुपीज़ का हमें क्या हुआ है इन ऑल क्लासेस ऑफ पैसेंजर सर्विस. मतलब 2021 एंड 22 में जितनी भी सर्विसेज, पैसेंजर सर्विसेज और जितनी भी क्लास ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसमें 68,269 करोड़ रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है. विद ऑल द प्रॉफिट फ्रॉम द फ्रेट ट्रैफिक नलिफाइंड द क्रॉस सब्सिडीज पैसेंजर सर्विस. और इस लॉस में हमने क्या किया, जो आपकी सब्सिडीज़ हैं, पैसेंजर सर्विसेज हैं, इन सारी चीज़ों को हमने, और जो आपका फ्रेट ट्रैफिक से प्रॉफिट हुआ है, इन सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड नहीं किया है ना. मतलब हमने इनको इंक्लूड नहीं किया है. उसके बाद हमें कितना लॉस हुआ है यहाँ पर, 68,269 करोड़ रुपीज़ का. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 3-part सर्विस सीरीज इज टू एग्जामिन हाउ द फ्रेश बिजनेस ऑफ इंडियन रेल कैन बी इम्प्रूव. तो यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं, एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है 3-part सीरीज. ठीक है, अब इस 3-part सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं, इसमें मेनली क्या है, तो 3-part सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका पैसेंजर ट्रेन हो गई और यहाँ पे आपकी फ्रेट ट्रेन हो गई, है ना. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 3-part सीरीज आर्टिकल ऑन इंडियन रेलवे, इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फ्रेट बिजनेस. तो यहाँ पर जो हमारा फ्रेट बिजनेस है और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन रेलवे का, उसको हम किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड करें, कैसा यहाँ पर हमारा मतलब कि एक्सपेंडिचर होना चाहिए, रेवेन्यू का यहाँ पर एलोकेशन होना चाहिए जिससे कि हमें इस तरीके के नुकसान, लॉसेस ना हो. ओके, तो ये यहाँ तो पूरा डेटा प्रेजेंट किया गया है. इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर कितना शेयर हमें देना चाहिए, कहाँ पर कितना शेयर हमें नहीं देना चाहिए. तो ये आई होप आपको अब इतना क्लियर होगा. सो कैपेक्स का यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग इन इंडियन रेलवेज. द अनप्रेसिडेंटेड राइज इन कैपेक्स अपीयर्स टू बी predicted on the premise that the Indian Railways financial performance should not be viewed in isolation but along with its role as an engine for the growth of country's economy. तो यहाँ पर इंडियन रेलवे का जो आप कह सकते हैं
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको हमें आइसोलेट करके व्यू नहीं करना चाहिए, मतलब कि अलग से हम ऐसा ना करें कि उसे हम अलग तरीके से हम व्यू करें, उसे हम रिव्यू करें। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंडियन जो आपका रेलवे फाइनेंस है वो हमारी इकॉनमी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका जो रिव्यू है बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। ओके, सो while investment in railway boost manufacturing and services as well as tax revenue for government and more job opportunity, a key organization like railway cannot be allowed to go air India by the investment made should aid टू इट्स रेवेन्यू। तो इसमें हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारा जो रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, टैक्स रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें बूस्ट हो रही हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को मिल रही, बट जिस तरीके से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हमें इस तरीके की जो हादसे हैं, एक्सीडेंट्स हैं, वो भी फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, तो चलिए आई होप आपको ये आर्टिकल अब क्लियर होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके पास यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। स्वदेशी मूवमेंट कब आया था, पहले आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि स्वदेशी मूवमेंट किसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, मतलब ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था हमारे इंडियन हिस्ट्री में जिसके बाद स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं एंड वी हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट कंट्रीब्यूट टू द रिवाइवल टू द इंडिजीनियस आर्टिसंस क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। अब देखिए आप इस स्वदेशी मूवमेंट का नाम पढ़िए, क्या है ये, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारे स्वदेश, खुद की देश की चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो नाम से ही हमें थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें उन्होंने ये कहा, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस मूवमेंट ने किस में कंट्रीब्यूट किया, कि जो भी इंडिजीनियस आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हमें क्या करना है, रिवाइव करना है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के पार्ट में ही हमने क्या किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया था। तो इसमें से क्या दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, या सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। यहाँ पर क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट है, अब देखिए पार्लियामेंट में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पार्लियामेंट में आपका राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी आता है, और इस लोकसभा में आपकी अपोजिशन पार्टी भी होती है, और जो यहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट होती है वो भी यहाँ पर होती है, और वेरियस आपको अदर पार्टीज भी दिखाई देते हैं। तो ये आपका लोकसभा है। ओके, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें से आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी काम करते हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर चेक्स एंड बैलेंस को स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कुछ पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, कि मतलब किस तरीके से हम उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, कौन कौन सा, अर्जेंटमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर्स, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों है, क्या हम अर्जेंटमेंट मोशन को ला सकते हैं, क्वेश्चन आवर को ला सकते हैं, या फिर जो हमारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं इसको हम लेकर आ सकते हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप लोगों को याद हो, ये अर्जेंटमेंट मोशन, ये वाला जो टॉपिक है हमने एक बार डिस्कस किया है। अभी हमारा जो पार्लियामेंट का यहाँ से सेशन चल रहा था तो हमने यहाँ पर अर्जेंटमेंट मोशन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। वीडियो के एंड में आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये हम बात करते हैं, सोनिया गांधी जी के द्वारा इस आर्टिकल को लिखा गया है, उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। इन्होंने किसके बारे में बोला है, ये जो अभी आपका इजराइल और गाज़ा के बीच में, जो हमास के बीच में जो ये अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजरायली जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की है। थोड़ा सा लिखा है कि ये जो वॉर है, वेयर ह्यूमैनिटी इज एन ट्रायल। वॉर कहीं भी होता है तो ह्यूमैनिटी उसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो ट्रायल होता है वो किसका होता है, हमारी ह्यूमैनिटी का होता है, मानवता का होता है। अब इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो मेन समरी है उसको हम रीव करके पढ़ते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमने क्या देखा, 15th एनिवर्सरी ऑफ योम किप्पूर वॉर। यहाँ पर योम किप्पूर वार का क्या था,
जिसमें हमने देखा हमास ने क्या किया, अटैक किया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, जहाँ पर इजराइल में यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा और मोस्टली जो सिविलियंस हैं उनकी यहाँ पे जान गई है और 200 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने क्या किया, किडनैप किया। इसके आंसर में इजराइल ने क्या किया, उनके ऊपर अटैक किया, हमास के ऊपर अटैक किया, गाज़ा के ऊपर अटैक किया। इवन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर हमें फेस करना पड़ रहा है। इस वॉर में लोगों ने अपनी पूरी फैमिली, उनका जो नेबरहुड है, आसपास का जो पूरा एरिया है, सबको यहाँ पर खो दिया है। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो पॉपुलेशन है छोटे से एरिया में वो क्या कर रही हैं, रिसाइड रह रही हैं, डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल ये एक कैंप है, इस कैंप में 200 लोग रह सकते हैं, बट 200 के प्लेस पर यहाँ पर 400 लोग रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर कितना बड़ा क्राइसिस हमें फेस करना पड़ रहा है। ना तो उनके पास वाटर है, ना फूड है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक तरीके से पैलेस्टीन पीपल्स को क्या मिल रही है, एक कलेक्टिव पनिशमेंट मिल रही है। क्या मिल रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें जो ये हमास के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये इनह्यूमन के साथ साथ ऑल्सो क्या है, आपका इलीगल भी है। इंटरनेशनल लॉ में हमारे ये सारी चीज़ें इलीगल भी है, बट स्टिल यहाँ पर क्या है, आपका वॉर चल रहा है और डेथ और डिस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं, गाज़ा में भी और आपके इजराइल में भी। ठीक है, अब यहाँ पर हर जगह से ये डिमांड आ रही है, दोनों साइड्स यहाँ पर क्या कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं कि जो पागलपन है, ये वॉर का जो मतलब मैडनेस है कि आप हमारे ऊपर वॉर मतलब कि अटैक कर रहे हैं, हम आपके ऊपर कर रहे हैं, तो इसको अब क्या करना है, हमें ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि इस अटैक में क्या है, हमारे जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब इस चीज़ को हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इवन जो पैलेस्टीनियंस हैं वो भी यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि हम आगे बढ़कर बात करना चाहते हैं, बातचीत करके इसको यहाँ पर ख़त्म कीजिए। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारी क्या हो रही है, आप यहाँ पर देखेंगे कि मैनी पैलेस्टीन एक्नॉलेज दैट वॉयलेंस विल नॉट लीड टू मोर सफरिंग, वॉयलेंस विल ओनली लीड टू मोर सफरिंग एंड टेक्स देम फर्दर अवे फ्रॉम देयर ड्रीम ऑफ लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। तो यहाँ पर बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को और सभी को समझ में आ रहा है कि वॉयलेंस से कुछ भी नहीं होगा। वॉयलेंस क्या लेकर आता है, सिर्फ सफरिंग्स लेकर आता है, और ये हमारी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और डिग्निटी वाली जो हम एक लाइफ को ड्रीम करते हैं, ड्रीमफुल लाइफ को क्या कर रहा है, आपका पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है, हमसे दूर लेकर जा रहा है। ओके, सो आई होप अब इतना क्लियर होगा। तो इसमें यही है कि जो मिलिट्री एक्टिविटी है उसको हम किस तरीके से अब ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज टाइम एंड चेंजेस। टाइम एंड चेंजेस आप सभी को पता है, हमारे 3 लॉ आए हैं, है ना, भारतीय न्याय संहिता, आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, इट विल रिप्लेस इंडियन पीनल कोड। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इट विल रिप्लेस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो हमारा CRPC है, इसको यहाँ पर रिप्लेस करेगा। भारतीय साक्ष्य संहिता की बात करते हैं, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब ये सारे बिल आए हैं, अभी बिल किसके पास गए हैं, हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास गए हैं फॉर द स्क्रूटनी। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यहाँ पर क्या किया, पूरी स्क्रूटनी की है, सारी चीज़ें की हैं, और अब ऐसा मतलब कि ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने पूरी अपनी तरफ से स्क्रूटनी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने इस पर क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया है। उन्होंने कहा कि आपने इतने कम टाइम में कैसे स्क्रूटनी कर ली, सारी चीज़ों को यहाँ पर देख ली, क्योंकि ये पूरी तरीके से बिल चेंज हो रहा है, हमारा जितने भी लॉज हैं सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, स्क्रूटनी करनी चाहिए। इसमें आपके जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, क्या अगर उस डेफिनेशन का स्कोप कितना है, उसको हम किस तरीके से मिसयूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर लोग उसे कैसे मिसयूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, न्यू डेफिनेशन से उसकी डिजायरेबिलिटी कितना है, वो किसी भी न्यू ऑफेंस को कितना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हेट स्पीच आपकी आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। अगर अभी हम इस पर फोकस नहीं करेंगे तो फर्दर ये फ्यूचर में क्या करेगा, हमारे लिए हर्डल बनेगा, हमारे लिए ये क्या करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ। ओके ना, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी जो ये स्टैंडिंग कमेटी है उसे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए और अच्छे से इस बिल की स्क्रूटनी करनी चाहिए। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारा विंटर सेशन आने वाला है, तो गवर्नमेंट मतलब कि ऐसे मोड में है कि इस विंटर सेशन में इस बिल को पास कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये डिमांड किया जा रहा है कि कम से कम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को 2-3 महीने लेकर अच्छे से इन बिल्स की स्क्रूटनी करनी चाहिए। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हुआ। तो अभी सिर्फ इतना ही है, अभी हम फर्दर देखते हैं, ये बिल पास होता है, फिर एक्ट बनेगा और उसके बाद ये बिल हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये आर्टिकल हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके,
नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एन अनफोल्डिंग इकोनॉमिक ट्रेजेडी। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? इकोनॉमिक ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक इकोनॉमिक ट्रेजेडी को अनफोल्ड कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एनएसओ का जो एक डेटा है, उन्होंने डेटा रिलीज़ किया और ये कहा कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी है? 7.8% है। अप्रैल और जून का जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में हमारा जो एनुअल रेट जो ग्रोथ है वो कितना है? 7.8% है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो धीरे धीरे ये कहा जा रहा है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारे जो आपके यूफोरिक चीयर लीडर्स थे, उन्होंने भी प्रिडिक्ट किया था कि जो मोस्ट ऑफ दी हमारी कंट्रीज़ हैं, हमारी जो ग्रोथ होगी वो कितनी होगी? 8% के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगी। इवन ये भी फोरकास्ट किया था कि हमारी जो जीडीपी होगी वो कितनी होगी? 6% to 7% होगी। तो देखिए, हमें यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ दिखाई दे रही है। जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, क्या इसके साथ साथ हर एक चीज़ में भी ग्रोथ हो रहा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस जीडीपी सेंट्रिक फ्रेमिंग एलिज इंडियन इकोनॉमिक सक्सेस इन अ रॉन्ग हेडेड। ये जो जीडीपी फ्रेमिंग आपको सक्सेस दिख रही है, ये हमको एक गलत रास्ते में लेकर जा रही है। जीडीपी में हमारा फ्लॉ है, आप इसको मतलब कि हाइड नहीं कर सकते हैं। आपकी ये जीडीपी है वो क्या क्या हाइड कर रही है? मतलब हमने दिखा दिया कि हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8% है, 10% है, 12% है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? ये इनइक्वालिटीज़ को हाइड कर रहा है। ये जो अटेंशन है फ्रॉम द एक्यूट जॉब स्कैर्सिटी, पुअर एजुकेशन, पुअर हेल्थ सिस्टम, अनलाइवेबल सिटीज़, ब्रोकन जुडिशियल सिस्टम, इन्वायरमेंटल डैमेज, इन सारी चीज़ों को वो क्या कर रहा है? एक तरीके से हाइड कर रहा है और यहाँ से जो हमारा अटेंशन है उसको हटा रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन एक तरफ हमने देखा कि अरे जीडीपी इतनी ज़्यादा अच्छी है हमारी, है ना, 10% ग्रोथ हो रही है, 8% ग्रोथ हो रही है। तो क्या इस 10 और 8% के साथ साथ आपकी कंट्री में गुड एजुकेशन सिस्टम है? आपके यहाँ पॉवर्टी खत्म हो गई है क्या? या आपके यहाँ अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है? हेल्थ सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर है आपका बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें आपकी इनमें आपको प्रोग्रेस नहीं दिखता है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में आपकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। आई होप इतना क्लियर हुआ। ओके, अब यहाँ पर पूरा कोविड के पहले का डेटा कुछ दिया गया है और पोस्ट कोविड के, प्री कोविड और पोस्ट कोविड का यहाँ पर पूरा डेटा दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर पोस्ट कोविड और प्री कोविड होता है। अब मतलब कि हमारी इकॉनमी में क्या रहा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ में अगर हम बात करते हैं, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हम यहाँ पर क्या करें? प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, हमने प्रोड्यूस तो किया, लेकिन जब तक उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर उसका मतलब वो बिकेगा नहीं मार्केट में, तब तक क्या हम ये मतलब कि इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगी? नहीं। अगर जब हमारी इकॉनमी में डिमांड बढ़ती है, तब यहाँ पर प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ होता है, और प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए, लोगों के पास पैसा आएगा तो here you will see when income and expenditure growth differ significantly, an average of the two more fairly represent the state of economy rather than any one measures. By the averaging method, GDP grew by 2.9% in the pandemic year. यहाँ पे pandemic year की बात की जा रही है कि pandemic year में 2.9% GDP हमें growth दिखाई दी थी, क्योंकि क्या होता है कि income और expenditure जब growth होती है उसमें difference होता है, ठीक है। उसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट की इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। मतलब कि आपकी इनकम कितनी, मान लीजिए आपकी 100 रुपये इनकम है और इस 100 रुपये में आपने 90 रुपये क्या किए? खर्च कर दिए। इतना आपने एक्सपेंडिचर किया, है ना, एक्सपेंड किया। अब इन दोनों के बीच का जो आपका एवरेज निकल कर आता है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? ये जो आपका एवरेज निकल कर आ रहा है उसे हम कहते हैं, ये हमारे किसी भी स्टेट की इकॉनमी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो इसमें अभी हमें यही देखना है कि ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करनी होगी? अभी बहुत सारे पॉलिसीज़ लेकर आनी होंगी, प्रोग्राम्स लेकर आने होंगे, जिस बेसिस पर हम क्या कर सकें? यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी बढ़ा सकें, क्योंकि जब तक चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक क्या होगा? आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, है ना। डिमांड नहीं बढ़ेगी तो आप उसको कैसे सेल कर पाएंगे? और जब तक आप सेल नहीं करेंगे, आपकी फिर इकॉनमी में क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका क्या होगा? इकोनॉमिक लॉस होगा। सो नीड टू ब्लोस्टर डिमांड, हमें यहाँ पर क्या करना होगा? In a glow of fake high growth story, government policy had tried to rev up supply rather than bolster demand. तो यहाँ पर फेक हाई जो ग्रोथ स्टोरी के पीछे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को यहाँ पर जो आपकी सप्लाई है उसको रेव अप करने के प्लेस पर जो आपका डिमांड है, गुड्स, जॉब का, ह्यूमन कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का, फंक्शनल सिटीज़ का, इसकी जो डिमांड है इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। तो जब तक आपकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी तब तक हम क्या कर सकते हैं?
जो एक्चुअल ग्रोथ है उसको हम मतलब जो हम हाई ग्रोथ की बात करते हैं, एक्चुअल ग्रोथ को हम आगे नहीं लेकर आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिमांड क्रिएट करनी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे ओके, गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग टू रिलीज विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट। तो आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में नाम पता होना चाहिए, ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या प्रिपेयर कर रही है, आपका विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट। ओके, अब ये क्या डॉक्यूमेंट है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो द गवर्नमेंट इज इन द मिडस्ट ऑफ फाइनलाइजिंग नेशनल विजन प्लान टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047। हमारा मिशन क्या है, हमारा विज़न ये है कि 2047 तक इंडिया को हम एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। ठीक है, और हमारा जो नेशन है मतलब इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में ना स्लिप हो जाए, इस चीज़ से भी हमें क्या करना है, अपने आप को बचाना है। अब ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, अभी जो हमारी ग्रोथ हो रही है बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ की इस तरीके से ग्रोथ होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारी ग्रोथ मान लीजिए कितनी हुई, $5,000 एंड $6,000 हमारी इतनी इनकम हुई, लेकिन इसके आगे हम क्या कर पा रहे हैं, ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, आपका मिडिल इनकम ट्रैप होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले मेरी 100 रुपये सैलरी थी, मैंने देखा मेरी 100 रुपये सैलरी थी, नेक्स्ट मंथ मेरी यहाँ पर 200 हो गई, उसके नेक्स्ट मंथ मेरी यहाँ पर 300 हो गई। अब मैंने ये सोचा कि मैं और अच्छा यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करके अपनी सैलरी को 1000 रुपीज़ तक लेकर जाऊँगी, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ी सी और प्रोग्रेस करी और मैं 500 पर ही अटक गई। मतलब मैं 500 से ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस कर ही नहीं पा रही। सिर्फ कितनी प्रोग्रेस हो रही है मेरी, हर साल की मान लीजिए हमारी सिर्फ 500 रुपीज़ की प्रोग्रेस हो रही है। मेरा जो ये एम था कि हमें क्या करना है कि 500 से ज़्यादा मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं इस 500 में यहाँ पर ट्रैप हो गई। सो दिस इज़ कॉल्ड मिडिल इनकम ट्रैप। अगर ये यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो फिर कोई भी कंट्री यहाँ पर डेवलप अच्छे से नहीं कर पाती हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो ग्रोथ पाथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड, सिनेरियो बिल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस की हम बात करते हैं ट्रिलियंस में, आपका कितना है, हम ट्रिलियंस में बात कर रहे हैं। ओके, सो 2030 तक हमारा 609.04 ट्रिलियंस हो जाएगी। पर कैपिटा की अगर हम बात करते हैं, हमें इसको कितना लेकर जाना है, 2047 तक 3604.94 ट्रिलियन रुपीज़ तक लेकर जाना है। इंपोर्ट को हमारा 8.6 ट्रिलियन बढ़ाना है, 12 मिलियन ट्रिलियन 8.67 हमारा जो एक्सपोर्ट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज़ होनी चाहिए और सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज़ होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, हम एक डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे। ओके, सो एक बार हम मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में देख लेते हैं। इन 2006 इकोनॉमिस्ट इंदर गिल एंड होमी खारकास इन द वर्ल्ड बैंक कॉइन द टर्म मिडिल इनकम ट्रैप। 2006 में ये जो आपका टर्म है उसको कॉइन किया जाता है। सिंपली पुट, लो इनकम कंट्रीज विद चीप लेबर एंड एक्सेस टू रेडीमेड टेक्नोलॉजी ग्रो फास्ट एंड स्टार्ट बिकमिंग वेल्थियर। यहाँ पर जो आपकी लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं, धीरे धीरे उनका जो चीप लेबर होता है और कुछ जो आपके रेडीमेड टेक्नोलॉजी होती है, इसका यूज़ करके धीरे धीरे वो क्या होती हैं, आपकी ग्रो करती हैं और आगे वेल्थी होती जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, एक मिडिल इनकम स्टेटस आता है, स्टेज आती है, उसके बाद जो उनकी ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और जो भी एडवांटेजेस होते हैं उनको उतना उससे एडवांटेजेस नहीं मिल पाता है। सो दे फेल टू कवरेज विद वेल्थियर नेशन एंड डू नॉट गेट बियॉन्ड मिडिल इनकम स्टेटस, और वो वही उसी स्टेटस पर क्या होता है, आपका फंस जाती हैं। ठीक है, सो इट स्टेटस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस इनक्वालिटी। इससे क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो स्टेटस आपका लो हो जाता है और इनइक्वालिटी की तरफ क्या करने लगते हैं, यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, मैक्सिको एंड ब्राज़ील। ओके, सो आई होप आपको ये मिडिल इनकम ट्रैप यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। मतलब कि एक टाइम पर हम क्या करते हैं, हमारी ग्रोथ तो होती है, हमने अच्छे से ग्रोथ कर ली, लेकिन उस ग्रोथ में ही हम क्या होते हैं, बीच में फंस जाते हैं, फर्दर हम ग्रोथ नहीं कर पाते। सो दैट इज़ कॉल्ड मिडिल इनकम ट्रैप। सो अभी हमारी ये जो रिपोर्ट है विजन इंडिया 2047, ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ होने वाला है। जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम इसकी अपडेट्स देखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, डेवलप्ड कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल सीज स्टडी। अब यहाँ पर एक स्टडी सामने आई है और आप सभी को पता है कि दुबई में आपकी स्कॉप 28 जो कॉन्फ्रेंस 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यहाँ पर स्टैब्लिश यूएन फ्रेमवर्क में होने वाली है। किसमें, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आपकी दुबई में होने वाली है इन नवंबर एंड दिसंबर। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो एमिशन है वो कितना शूट हो रहा है, 38% तक जा रहा है।
ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मेजर्स लेने होंगे जिससे जो हमारा ये कार्बन का एमिशन है उस ये जो ओवरशूट हो रहा है स्पेशली ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है। तो इस आप यहाँ पर देखेंगे पूरा जो आप टारगेट है यूएस के द्वारा 50% है टारगेट। यहाँ पर रिडक्शन कहा जा रहा है कि हमें 2030 तक 22% का क्या करना है, रिडक्शन करना है। रशिया 48%, जापान 45%, यूके 56%। तो इनके जो टारगेट है ये है और हमें ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक इतना रिडक्शन करना है। ठीक है। तो मेनली जो यहाँ पर एमिशन किया जा रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा कॉज हो रहा है, आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा कॉज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इंश्योर करना होगा, क्योंकि अगर हमने अभी यहाँ पर इंश्योर नहीं किया, सारी चीज़ें मतलब कि एक्शंस नहीं लिए, तो ये जो कार्बन है उसका एमिशन ज़्यादा होता जाएगा और ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो यहाँ पर आपका इंक्रीज़ होता ही जाएगा। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। तो देखिए न्यूज़ और आर्टिकल्स तो यहाँ पर इतने ही थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। एक छोटी सी अपडेट आप लोगों ने कल पूरे मीडिया में पढ़ा ही होगा, जो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा शो था, वेब शो था, आप सभी को यहाँ पर पता है उनकी यहाँ पर। तो फ्रेंड में आपका जो चैंडलर बिंग, आप लोगों को ये कैरेक्टर इसके बारे में पता ही होगा। सो मैथ्यू पेरी, इनकी यहाँ पर क्या हो जाती है, कल डेथ हो जाती है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी अपडेट है, आप सभी को इसके बारे में ऑफकोर्स पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था स्वदेशी मूवमेंट। तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट कब आता है, जब हमारा 1905 में बंगाल पार्टीशन होता है। बंगाल का जब पार्टीशन होता है तो उसके बाद यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट आता है। इस मूवमेंट में मेनली किसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है कि जो हमारे इंडिजीनियस आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी रिवाइवल में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। और स्वदेशी मूवमेंट की एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें मेनली जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं और अरबिंदो घोष हैं, उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं। सो बोथ 1 and 2। आप एक बार एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे। सो इट वॉज लॉन्च्ड इन 1905 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। जब पार्टीशन होता है बंगाल का, उसके अगेंस्ट में इस आपका जो स्वदेशी मूवमेंट होता है उसको लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी आपके जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाते हैं। एक होता है आपका अर्जेंटमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। अर्जेंटमेंट मोशन क्या होता है, अर्जेंटमेंट मोशन की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में आपका कोई बिजनेस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत ही नेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें उसे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो जो भी यहाँ पर ऑनगोइंग आपका बिजनेस होता है उसको थोड़ी देर के लिए उसमें स्टॉप लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको क्या किया जाता है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। तो ये होता है आपका अर्जेंटमेंट मोशन। ओके, तो ऐसा पार्लियामेंट हमारा कर सकती है। क्वेश्चन आवर मतलब कि ये जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आवर होता है, वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आवर के बाद भी यहाँ पर टाइम दिया जाता है किसको, जो आपकी मान लीजिए अपोजिशन पार्टी है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, कि वो क्या कर सकते हैं, फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें आपका तीनों जो है वो तीनों स्टेट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 1, 2 and 3। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। सो आज इतना ही था, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।